जय हिंद बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और चैप्टर फर्स्ट पढ़ने के बाद में अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर सेकंड। अपन बुक पढ़ रहे हैं भारत, लोग और अर्थव्यवस्था। इसके सेकंड चैप्टर की अपन बात करेंगे जिसका नाम है प्रवास। दोस्तों चैप्टर को स्टार्ट होते ही एक जो है केस अध्ययन आता है, केस स्टडी आता है जिसमें राम बाबू की जीवन या राम बाबू की कहानी के द्वारा आपको प्रवास को समझाने की कोशिश की गई है। इस कहानी में बताया गया है कि एक व्यक्ति था जिसका नाम राम बाबू था। बिहार के भोजपुर जिले में ये रहता था। बिहार के भोजपुर जिले में इसमें अपनी जो निम्न स्तरीय शिक्षा है वो ग्रहण की। बाद में माध्यमिक स्तर की इंटरमीडिएट जो एजुकेशन है वो पाने के लिए ये आरा चला गया। फिर आरा से डिग्री लेने के लिए सिंदरी चला गया और फिर वहाँ से डिग्री लेने के बाद में काम करने के लिए ये भिलाई चला गया और वहीं पर ये काम कर रहा है और पिछले 31 सालों से वो वहीं पर रह रहा है। इस राम बाबू के 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे जो तीनों अपनी जो निम्न स्तर की जो शिक्षा है, जो प्रारंभिक शिक्षा है वो भिलाई में इन्होंने पूरी की। एक जो बच्चा है वो इलाहाबाद में पढ़कर दिल्ली में वैज्ञानिक के रूप में काम कर रहा है। दूसरा अमेरिका में बसा हुआ है और तीसरा सूरत में बसा हुआ है। यानी कि ये जो कहानी बताई गई है इसके माध्यम से ये बताया गया है कि राम बाबू प्रॉपर बिहार का था। बिहार से फिर वो आरा गया, आरा से सिंदरी गया। उसके बच्चे जो भिलाई में जिनका जन्म हुआ वो एक इलाहाबाद जाके बसा हुआ है, अमेरिका जाके बसा हुआ है, एक सूरत में बसा हुआ है और एक दिल्ली में बसा हुआ है। तो इस तरीके से बताया ये जा रहा है कि जो प्रवास होता है वो एक ऐसी एक्टिविटी होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है। यानी कि प्रवास मीन्स होता क्या है, व्हाट इज मीन ऑफ माइग्रेशन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ माइग्रेशन। तो प्रवास का अर्थ और परिभाषा यह होती है कि जब व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाता है, दैट्स मीन माइग्रेशन, प्रवास। ओके दोस्तों, से प्रवास को समझाने की कोशिश की है। उनकी पंक्तियां हैं, सर जमीने हिंद पर अकवान ए आलम के फिराक में काफिले आते गए और हिंदुस्तान बनता गया। यानी कि उन्होंने ये कहा कि सर जमी के हिंद पर यानी कि हिंदुस्तान पर कई कारवा बाहर से आए और फिर एक हिंदुस्तान यानी कि एक संस्कृति की रचना हुई जिसे अपन हिंदुस्तान कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपन चैप्टर। पहला पॉइंट आता है आपका अर्थ और परिभाषा। प्रवास का अर्थ और परिभाषा जैसे कि मैंने अभी बताया, प्रवास मीन्स होता है व्यक्ति अपने जन्म स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर रहने लग जाए, तो इस प्रक्रिया को, इस एक्टिविटी को प्रवास कहा जाता है। दोस्तों प्रवास में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक स्थान है क और सेकंड जो पैलेस है वो है ख। इसमें क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति का जन्म यहाँ हुआ, यहाँ रह रहा था, लेकिन वो किसी कारणवश यहाँ से यहाँ चला जाता है और यहाँ जाकर फिर यहाँ पर बस जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को अपन प्रवास कहेंगे। दोस्तों 2 पॉइंट और देखते हैं अपन। जहाँ से व्यक्ति गया है, जिस स्थान को व्यक्ति छोड़कर गया है उस स्थान पर इसे उत्प्रवासी क्या कहेंगे दोस्तों, उत्प्रवासी या उत्प्रवास। और जहां पर ये आया है, जहां पर आकर बसा है, वहां पर इसे आप्रवासी या आप्रवास कहेंगे। जिस स्थान को छोड़ रहा है वहां उत्प्रवास, जहां पे आ रहा है उसे आप्रवास। एक और देखो, जिस स्थान को छोड़कर जा रहा है उस स्थान को उद्गम स्थान और जिस स्थान पर ये जा रहा है उस स्थान को गंतव्य स्थान कहते हैं। ये बार बार ये जो शब्द है ये आपके चैप्टर में आएंगे, इसलिए आप इनको अच्छी तरह समझ लें कि आप्रवास क्या होता है और उत्प्रवास क्या होता है। उत्प्रवास जिस स्थान को छोड़ा है वहां उत्प्रवास हो गया, जहां पे जा रहा है वो आप्रवास हो गया, जिस स्थान से वो जा रहा है वो उद्गम स्थान हो गया और जिस स्थान पर वो जा रहा है वो उसका गंतव्य स्थान हो गया। दोस्तों भारत में अगर अपन प्रवास के इतिहास को देखें तो भारत में प्राचीन समय से ही प्रवास की जो प्रक्रिया है वो चली आ रही है। जब भारत उपनिवेश था, भारत में आप्रवास भी हुआ है और भारत से कई लोगों का उत्प्रवास भी हुआ है। अगर अपन मोटे तौर पर देखें तो भारत में आप्रवास हुआ है एक तो सेंट्रल एशिया का, मध्य एशिया का, एक हुआ है वेस्टर्न एशिया से, वेस्टर्न एशिया से लोग आकर भारत में बसे हैं। एक जो दक्षिणी पूर्वी एशिया है
है ना, वहाँ से भी लोग भारत में आकर बसे हैं। मध्य एशिया, इसके अलावा पश्चिमी एशिया और दक्षिणी पश्चिमी एशिया से, दक्षिणी पूर्वी एशिया से भारत में आकर लोग बसे हैं। और भारत से उत्प्रवास की बात करें कि भारत से लोग कहाँ गए, तो भारत से लोग अधिकांश लोग गए हैं उत्तरी पश्चिमी यूरोप, इसके अलावा अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। उत्तरी पश्चिमी यूरोप में गए हैं, अमेरिका में गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय लोग जाकर बस गए हैं। अगर अपन इसको समय के अकॉर्डिंग देखें, टाइम के अकॉर्डिंग इस प्रवास को देखें, तो इसकी 3 वेव्स सामने आती है, 3 तरंगे सामने आती हैं। एक तो उस टाइम पे जब भारत उपनिवेश था, भारत दूसरे देश का गुलाम था, जब भारत में ब्रिटिश शासन लागू था। दूसरा कौन मध्यकाल आता है जिसमें किन लोगों का उत्प्रवास हुआ, और तीसरा आता है आधुनिक काल जिसमें किन लोगों का उत्प्रवास हो रहा है। अपन बात कर रहे हैं भारत से होने वाले उत्प्रवास की, और उत्प्रवास मीन्स भारत से जो लोग भारत को छोड़कर गए हैं उसकी चर्चा कर रहे हैं अपन। तो पहले देखो दोस्तों, उपनिवेश काल में ब्रिटिश द्वारा या अंग्रेजों के द्वारा, उपनिवेश काल में अंग्रेजों के द्वारा उत्तर प्रदेश और बिहार से, उत्तर प्रदेश में बिहार से लोगों को मॉरिशस और कैरिबियाई द्वीप समूह में ले जाया गया था। कहाँ पे ले जाया गया था? मॉरिशस और कैरिबियाई द्वीप समूह में। इसके अलावा फिजी और दक्षिण अफ्रीका में भी भारतीय लोगों को ले जाया गया था, और मुख्य रूप से 2 राज्यों से ले जाया गया था, बिहार और उत्तर प्रदेश से। और ये कौन लेके गए थे? अंग्रेज। अंग्रेज सिर्फ 2 राज्यों से लेके गए थे, बिहार और उत्तर प्रदेश से। और कहाँ पर? मॉरिशस, कैरिबियाई द्वीप समूह, फिजी और दक्षिण अफ्रीका। कैरिबियाई द्वीप समूह में ट्रिनिडाद, टोबैगो, वेस्ट इंडीज वगैरह देश आते हैं। और आज भी आप देखते होंगे कि जो वेस्ट इंडीज, अगर आप क्रिकेट में रुचि रखते हैं तो जो वेस्ट इंडीज खिलाड़ी है उनके बहुत सारे नाम जो है भारतीय नामों से मिलते हैं, जैसे कि रामनरेश, सरवन, चंद्रपॉल। तो दोस्तों ये वहाँ पर ये नाम कैसे पहुँचे? वहाँ पर जब ब्रिटिश शासन लागू था भारत में, तो भारतीय लोगों को यहाँ से जो कैरिबियाई द्वीप समूह है, जो वेस्ट इंडीज है, गुआना है, टोबैगो है, वहां पर भारतीय लोगों को ले जाया गया था। यानी कि भारत से लोगों का उत्प्रवास हुआ था उन देशों में, उन क्षेत्रों में। इसलिए वहां पर आज भी भारतीय लोग कुछ है जिनके नाम भारत से मिलते जुलते हैं। दूसरा अपन देखते हैं, ये अंग्रेजों की बात की अपन ने। दूसरा अपन देखते थे फ्रांसीसी, यानी फ्रांस के लोग, पुर्तगाल के लोग और डच। फ्रांसीसी, पुर्तगाली और डच, इन्होंने भी भारत के गोवा, दमन से लोगों को अंगोला और मोजाम्बिक प्रदेशों में ले जाया गया। भारत से लोगों का जो उत्प्रवास करवाया वो किन किन लोगों ने करवाया? एक तो ब्रिटिशों ने करवाया, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने, पुर्तगालियों ने और डचों ने। अंग्रेजों ने उत्तर प्रदेश और बिहार से लेके गए वो, और कहाँ लेके गए? मॉरिशस, कैरिबियाई द्वीप समूह, फिजी, दक्षिण अफ्रीका, यहाँ पर लेके गए। और फ्रांसीसी जो पुर्तगाली थे वो गोवा और दमन द्वीप से कहाँ लेके गए? अंगोला और मोजाम्बिक प्रदेशों में लेके गए। ये जो दूसरे देशों, यानी जो यूरोपीय जो देश थे, ये भारतीय लोगों को जो वहाँ लेके गए थे, उसमें एक एक्ट के द्वारा ये लोग लेकर जाते थे, जिस एक्ट को कहते थे गिरमिटिया एक्ट। गिरमिटिया एक्ट, इस एक्ट के तहत भारतीय लोगों को दूसरे प्रदेशों में रोपण कृषि के लिए ले जाया जाता था, मजदूरी के लिए लिया जाता था। यानी कि गिरमिटिया एक्ट, इनको गिरमिटिया मजदूर भी कहा जाता था, और इनकी स्थिति किसी दास से अच्छी नहीं थी। यानी कि कुल मिला के ये एक तरीके के दास ही थे, जिन्हें गिरमिटिया एक्ट के तहत यूरोपियन देश भारत से दूसरे क्षेत्रों में ले जाते थे। क्लियर है? आगे अपन देखते हैं दूसरी तरंग। ये दोस्तों पहली तरंग थी, जब भारत उपनिवेश था, भारत गुलाम था, तब यूरोपीय देश भारत से लोगों को लेके गए थे। कौन से एक्ट के तहत? गिरमिटिया एक्ट के तहत। दूसरी तरंग आती है, मध्यकाल आता है, बीच वाला समय आता है। तो दूसरी तरंग में किनका उत्प्रवास हुआ? पहले किनका उत्प्रवास हुआ था? कृषि मजदूरों का। रोपण कृषि के लिए लेके गए थे, इनको रोपण कृषि करवाने के लिए लेके गए थे। दूसरी तरंग में किसका उत्प्रवास हुआ? भारत से कई व्यवसायी, व्यापारी, शिल्पी, ये जो है बेहतर आर्थिक अवसरों की तलाश में दूसरे देशों में इन्होंने प्रवास किया। जब कौन से व्यवसायी, कई प्रकार के व्यापारी, शिल्पी, इन्होंने अच्छे आर्थिक अवसरों के लिए, बेहतर अवसरों के लिए ये दूसरी जगह पर गए। और अधिकतर कहाँ गए? थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया में गए। रोजगार पाने के लिए थाईलैंड, मलेशिया और सिंगापुर में गए। ये दूसरी तरंग थी दोस्तों। तीसरी तरंग, वर्तमान में कौन जा रहे हैं?
तो तीसरी तरंग में दोस्तों अधिकांश जो व्यक्ति गए हैं वो डॉक्टर, परामर्शदाता, सॉफ्टवेयर अभियंता ये गए हैं। डॉक्टर गए हैं, परामर्शदाता गए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर गए हैं। और ये गए कहाँ पर हैं? अमेरिका, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों में जाकर ये लोग बस गए हैं। तो इस तरीके से अपन कहते हैं कि भारत में जो उत्प्रवास हुआ वो 3 तरंगों के रूप में हुआ। पहली तरंग में कृषि मजदूर गए, कौन लेके गए और कहाँ लेके गए? वो जो कृषि मजदूर थे जो भारत से गए थे उनको कौन लेके गया था? अंग्रेज लेके गए थे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच ये लोग लेके गए थे। और कैरेबियाई द्वीप समूह, फिजी, इसके अलावा अंगोला, मोजाम्बिक इन प्रदेशों में लेके गए थे। दूसरी तरंग में व्यापारी और व्यवसायियों का क्या हुआ था? उत्प्रवास हुआ था। कहाँ पर? थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। और तीसरी तरंग में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, परामर्शदाता इनका उत्प्रवास हुआ। और कहाँ हुआ? अमेरिका, यूके, कनाडा इन देशों में हुआ। फिर इसके बाद में दोस्तों उदारीकरण के बाद में, उदारीकरण क्या होता है? 2 देशों के बीच में लगे हुए प्रतिबंध या बाधाओं को बाधाओं को हटा देना उदारीकरण कहलाता है। अगर दो देशों के बीच में व्यापार या श्रमिकों के प्रवाह पर अवरोध लगा हो, मजदूरों के एक स्थान से एक देश से दूसरे देश में जाने पर रोक लगा हुआ हो, उस रोक को हटा देना उदारीकरण कहलाता है। और ये 90 के दशक में लगाया गया। और उसके बाद में शिक्षा और ज्ञान आधारित लोगों का उत्प्रवास हुआ। अब अपन बात करते हैं भारत में प्रवास की गणना। हाँ तो बच्चों अपन देखते हैं इसके बाद में भारत में प्रवास की गणना। दोस्तों भारत में प्रवास की गणना भारत की पहली संपूर्ण जनगणना के साथ में शुरू हो गई थी। आपको पता होगा भारत की पहली संपूर्ण जनगणना कब हुई थी? कमेंट करके बताइए। 1881 में 1881 में भारत की पहली संपूर्ण जनगणना हुई थी। और उसी के साथ में भारत में प्रवास की गणना भी शुरू हो गई थी। और प्रत्येक 10 वर्ष बाद में जनगणना के साथ में प्रवास की गणना की जाती है। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ संशोधन किए गए 1881 के बाद में। देखो दोस्तों सबसे पहले 1961 में जो पहली संशोधन हुआ इसमें ये किया गया कि प्रवास में जो जन्म का स्थान लिखा जाने लगा। जन्म का स्थान मतलब जिस जगह पर जनगणना हो रही है, अगर व्यक्ति उस जगह पर उसका जन्म नहीं हुआ है, यानी कि कहीं दूसरी जगह से वो आकर यहाँ रहने लगा है, यानी कि उसका जन्म दूसरी जगह से हुआ है, तो पिछले जन्म के स्थान का नाम भी यहाँ पर लिखा जाने लगा। ये संशोधन हुआ 1961 में। फिर दूसरा जो संशोधन हुआ वो 1971 में हुआ। 1971 में क्या संशोधन हुआ? निवास का स्थान भी पूछा जाने लगा कि जहाँ पे व्यक्ति रह रहा है और जहाँ पे जनगणना चल रही है उसका निवास स्थान कहीं दूसरे पहले निवास स्थान से अलग तो नहीं है। अगर कहीं और जगह से आकर वो रहने लगा है तो पिछले निवास स्थान की जानकारी ली जाती है। और तीसरा जो संशोधन किया गया उसमें प्रवास का कारण भी पूछा गया कि प्रवास क्यों किया गया है। प्रवास व्यक्ति किसी न किसी कारण से करता है, चाहे वो शिक्षा पाने के लिए, चाहे रोजगार पाने के लिए। जैसे कि अपन ने राम बाबू की कहानी में देखा था कि राम बाबू रोजगार पाने के लिए कहाँ बिहार के भोजपुर से भिलाई गया और उसके बेटे जो थे वो एक दिल्ली, एक अमेरिका और एक सूरत में बसे हुए थे। तो किसी न किसी कारण से लोग प्रवास करते हैं। तो 1981 में प्रवास का कारण भी जनगणना के साथ में पूछा जाने लगा। और ये 3 संशोधन जो है ये प्रमुख प्रवास की गणना में संशोधन किए गए। अब इसके बाद में अपन देखते हैं जनगणना में प्रवास पर पूछे जाने वाले प्रश्न। जब जनगणना की जाती है किसी भी क्षेत्र की तो वहां पर प्रवासी व्यक्ति से कौन कौन से प्रकार के किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न पूछा जाता है जन्म का स्थान, जो अपन यहाँ पे डिस्कस किया कि जन्म का स्थान जहाँ पे जनगणना हो रही है उस स्थान से अगर भिन्न है तो जहाँ पर व्यक्ति का जन्म हुआ है उस जगह का नाम, उस कस्बे का नाम, जिले का नाम, राज्य का नाम पूछा जाता है। दूसरा निवास का स्थान, जिस स्थान पर व्यक्ति रह रहा है क्या वो उसका परमानेंट या हमेशा के लिए वो निवास स्थान रहा है, क्या व्यक्ति दूसरी जगह से आकर यहाँ रहने लगा है। तो व्यक्ति अगर दूसरी जगह से आकर यहाँ रहने लगा है तो उस निवास स्थान का नाम का पूरा पता लिया जाता है, जो पिछला निवास स्थान था, कहाँ से वो आया, कौन सा जिला था, कौन सा राज्य था, कौन सा कस्बा था। तो इन सब की जानकारी ली जाती है। और तीसरा पूछा जाता है अवधि, समय,
कितना समय उसे प्रवास किए हुए हो गया और कितने समय के लिए वो यहाँ पर रहेगा। ये 3 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं, जन्म का स्थान, निवास का स्थान और अवधि। दोस्तों जन्म का स्थान जिस प्रवासी के बारे में पूछा जाता है उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है। जो अपना लगातार निवास चेंज कर रहा है उसे पिछले निवास स्थान का प्रवासी के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन यह है कि जीवन पर्यंत प्रवासी किसे कहते हैं? ऐसा व्यक्ति जिसका जन्म कहीं दूसरी जगह हुआ हो और वहां से वो दूसरी जगह आकर परमानेंटली हमेशा के लिए बस गया हो तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रोजगार पाने के लिए लगातार 5-6 वर्ष में या अधिक समय में अपना निवास स्थान चेंज करते रहते हैं, उसे कहते हैं पिछला निवास स्थान प्रवासी। तो 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जन्म का स्थान, निवास का स्थान और अवधि। इसके बाद में अपन देखते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में जो जनगणना हुई थी 2001, जिसके अनुसार भारत की टोटल पॉपुलेशन थी 102 करोड़ और 2011 के अकॉर्डिंग 121 करोड़। तो 2001 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या थी 102 करोड़। 102 करोड़ में से 30.7 करोड़ प्रवासियों के रूप में गणना हुई, यानी कि भारत में 30% जो जनसंख्या थी 2001 में वो प्रवासियों के रूप में गणना की गई थी, उनकी प्रवासियों के रूप में रह रहे थे। आगे देखते हैं अपन प्रवास की धाराएं। दोस्तों प्रवास की प्रमुख 2 धाराएं होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास और आंतरिक प्रवास। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास का मतलब होता है जब व्यक्ति किसी दूसरे देश से आकर यहाँ पर रहने लगा हो या फिर यहाँ से किसी दूसरे देश में गया हो, यानी 2 राष्ट्रों के बीच में अगर प्रवास हो रहा हो तो उसे अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहते हैं, एक देश से दूसरे देश में। और आंतरिक प्रवास क्या होता है? देश की सीमाओं के अंदर एक ही देश में, समझ गए? जैसे कि भारत में मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, जयपुर से जोधपुर, तो ये क्या हो गया? आंतरिक प्रवास हो गया, देश की सीमाओं के अंदर। अगर व्यक्ति जयपुर से चेन्नई जाकर रह रहा है तो वो कौन सा प्रकार होगा? वो आंतरिक प्रवास होगा। अगर व्यक्ति दिल्ली से शिकागो जाकर रह रहा है तो शिकागो अमेरिका में पड़ता है तो वो कौन सा हो गया? 2 देश हो गए, तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। अब देखते हैं अपन आंतरिक प्रवास की 4 प्रमुख धाराएं हैं। 4 धाराएं हैं आंतरिक प्रवास की। लोग या तो एक गांव से दूसरे गांव में प्रवास करते हैं, या फिर एक गांव से किसी दूसरे नगर में प्रवास करते हैं, या फिर किसी नगर से गांव में प्रवास करते हैं, या फिर नगर से नगर में करते हैं। दोस्तों आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं हैं, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से गांव और नगर से नगर। क्लियर है? दोबारा से बता रहा हूं, एक गांव से दूसरे गांव में जाना, एक गांव से किसी नगर में जाना, किसी नगर से गांव में आना और एक नगर से दूसरे नगर में जाना। ये 4 धाराएं हैं आंतरिक प्रवास की। अब देखते हैं अपन जो गांव से गांव वाली धारा है प्रवास की, जो एक गांव से दूसरे गांव में लोग जाकर रहते हैं, उनमें सबसे ज्यादा प्रवास हुआ है स्त्रियों का। किसका प्रवास हुआ है दोस्तों? स्त्रियों का। क्यों? क्योंकि भारत में जो विवाह के बाद में जो स्त्रियां हैं वो प्रवास कर जाती है, अपने मायके से ससुराल जाती है। तो एक गांव से दूसरे गांव में जो प्रवास हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा प्रवासी स्त्रियां हैं, क्योंकि शादी के बाद में जो स्त्रियां हैं वो अपने घर को छोड़कर ससुराल में जाती है, यानी कि अपने हस्बैंड के घर में रहती है। क्योंकि भारत में पितृ प्रधान परिवार है, परिवार का मुखिया पिता होता है, इसलिए स्त्री अपने पति के घर में रहती है एक राज्य को छोड़कर। वो राज्य कौन सा है? वो राज्य है मेघालय। मेघालय में दोस्तों स्थिति उलट है, वहाँ पे मातृ प्रधान परिवार है। वहाँ पे जो पुरुष है वो अपनी वाइफ के घर रहता है, यानी कि परिवार की मुखिया भी महिला ही होती है। समझ रहे हो? तो वहां पर देश के 2% पॉपुलेशन ऐसी है जहां पर स्त्रियों का प्रवास नहीं होता। शादी के बाद में किसका प्रवास होता है? पुरुषों का प्रवास होता है। पुरुष अपने ससुराल जाते हैं, अपनी वाइफ के घर रहते हैं। क्लियर है? कौन से राज्य में? मेघालय राज्य में। क्लियर है? पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा आता है नगर से गांव से नगर। दोस्तों इन 2 धाराओं में सबसे ज्यादा प्रवास होता है, एक तो गांव से गांव और दूसरी गांव से नगर। तो गांव से गांव तो स्त्रियों का हो ही गया। अब आपको पता है क्यों हुआ है, कहां पे नहीं होता, कौन से राज्य में नहीं होता। और दूसरा होता है गांव से
नगर। दोस्तों इसमें पुरुषों का सबसे ज़्यादा प्रवास होता है। क्यों होता है? गाँवों में जनसंख्या बढ़ जाने से कृषि भूमि पर दबाव बढ़ जाता है, लोग बेरोजगारी का सामना करते हैं, इसलिए गाँव के जो पुरुष है, जो युवा है, वो रोजगार पाने के लिए नगरों की ओर पलायन करते हैं, प्रवास करते हैं। तो इस धारा में यानी कि गाँव से नगर वाली धारा में सबसे ज़्यादा किसका प्रवास होता है? पुरुषों का। क्लियर है? ओके, आगे चलते हैं। आगे देखिए, 31.7 करोड़ प्रवासी, कितने प्रवासी थे अपने 2001 की जनगणना के अनुसार? 31.7 प्रवासी थे 2001 की जनगणना के अनुसार। तो उन प्रवासियों में से 9.8 करोड़ जो प्रवासी है वो उन्होंने अपना निवास स्थान चेंज कर लिया पिछले 10 वर्षों में। पिछले 10 वर्षों में उन्होंने अपना निवास स्थान चेंज कर लिया। टोटल प्रवासियों की संख्या में से 9 करोड़ लोगों ने, और जिसमें सबसे ज़्यादा जो है 8% जो है 8 करोड़ जो लोग हैं वो अंतर्राज्यीय है, अंतर्राज्यीय प्रवासी है। अंतर्राज्यीय मतलब एक ही राज्य के अंदर। दोस्तों दो शब्द आते हैं, एक में लिखता हूं अंतर्राज्यीय, एक में लिखता हूं अंतर्राज्यीय। इनमें फर्क यह है, अंतर्राज्य का मतलब होता है एक ही राज्य के अंदर, इंटर स्टेट, राज्य की सीमाओं के अंदर, और अंतर्राज्य का मतलब होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में। समझ रहे हो? अंतर्राज्य और अंतर्राज्य। ऐसे ही अगर मैं लिखूं अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा मैं लिखूं अंतर्राष्ट्रीय, तो दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? अंतर्राज्य देश की सीमाओं के अंदर, जो मैंने आंतरिक लिखा है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय यानी दो देशों की सीमाओं के बीच में, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में। और सबसे ज्यादा प्रवास स्त्रियों का है, जो अपन ने देखा। कारण क्या था? क्लियर है? अब दूसरा अपन आंतरिक प्रवास की अपन ने बात कर ली। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास में जो अप्रवास हुआ, अप्रवास आप समझते हो, दूसरे देशों से आकर भारत में बसने लगे, उनकी संख्या है 50 लाख। दूसरे देशों से आकर 50 लाख लोग भारत में बसे हुए हैं, और उनमें से 96% लोग अपने देश के पड़ोसी देशों से आकर बसे हैं, और सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से शरणार्थियों के रूप में आकर बसे हैं। बांग्लादेश से 30 लाख व्यक्ति भारत में आके बसे हैं शरणार्थियों के रूप में। इसके अलावा पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, श्रीलंका, इन देशों से भारत में आकर व्यक्ति बसे हैं, और उनकी टोटल संख्या है 50 लाख। यानी कि भारत में अप्रवास 50 लाख लोगों का हुआ है। क्लियर है? अब बात करते हैं उत्प्रवास की, कि भारत से कितने देशों में लोग और कितने लोग गए हुए हैं। तो भारत की जनसंख्या में से 2 करोड़ लोग विश्व के 110 देशों में फैले हुए हैं। क्लियर है? भारत में अप्रवास भी हुआ है। अपने प्रवास में अपन ने दोनों धाराएं देखी है मेन तौर से, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या आंतरिक। अंतर्राष्ट्रीय जो अपन ने यहाँ डिस्कस की, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत भारत में अप्रवास भी हुआ, उत्प्रवास भी हुआ। अप्रवास 50 लाख लोगों का हुआ, उत्प्रवास 2 करोड़ लोगों का हुआ। फिर अपन ने बात की आंतरिक प्रवास की। आंतरिक प्रवास की 4 धाराएं होती है, गांव से गांव, गांव से नगर, नगर से गांव और नगर से नगर। गांव से गांव में सबसे ज्यादा स्त्रियों का प्रवास हुआ, और गांव से नगर में सबसे ज्यादा पुरुषों का प्रवास हुआ, जिसका कारण भी आपको पता है। तो दोस्तों यहां तक अपना कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अपन आगे